आई एम सरोज कुमार शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th मॉडर्न फिजिक्स के एक्सरसाइज नंबर 3 को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के आज लघुतरी प्रश्नों को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। आप इन सारे प्रश्नों को नोटबुक में लिख लीजिए तथा इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस चैप्टर से प्रतिवर्ष परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस चैप्टर का नाम है नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं यह महत्वपूर्ण चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे पहला लघुतरीय प्रश्न है, अति लघुतरीय प्रश्न है, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोपों यानी समस्थानिकों का नाम व सूत्र लिखिए। यानी आपको बताना है हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक का नाम। आपको थोड़ा सा बता दें कि समस्थानिक का मतलब होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, जिसका स्थान परमाणु संख्या समान हो। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। तो कौन कौन से? सबसे पहला समस्थानिक हाइड्रोजन है जिसका परमाणु संख्या 1 द्रव्यमान 1 होता है। दूसरा ड्यूटेरियम, परमाणु संख्या 1 द्रव्यमान 2 होता है। तीसरा ट्राइटियम, परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान 3 होता है। तो यहाँ ड्यूटेरियम को D12 भी लिखते हैं और ट्राइटियम को T13 भी लिखते हैं। इसका उपयोग भारी जल में किया जाता है, ड्यूटेरियम का उपयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2, उन परमाणुओं को जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, क्या नाम दिया जाता है? तो यहाँ क्लियर है, जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान है तो समप्रोटॉनिक हो जाएगा, और जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होता है उसका परमाणु संख्या भी समान होता है। अगर परमाणु संख्या समान हो गया तो उसे समस्थानिक भी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक। देखिए 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है समन्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। तो समन्यूट्रॉनिक का मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। तो यहाँ उत्तर हो गया ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। जैसे H13, तो यहाँ याद रखिए न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? जैसे अगर सोडियम में दिया गया, सोडियम 11 और 23 दिया गया, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए नीचे वाले को इसमें से द्रव्यमान से घटा लेंगे। यानी n बराबर क्या हो जाएगा? 23 - 11 इक्वल टू हो गया आपका 12 न्यूट्रॉन की संख्या। नीचे वाले को ऊपर में से घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, ये जो दोनों हैं समन्यूट्रॉनिक है। 3 में से घटेगा 2 आएगा, और 2 4 में से घटेगा, यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। इन दोनों को लिथियम और बेरिलियम जो है इनमें भी न्यूट्रॉन की संख्या समान है। 7 में से 3 घटेगा 4, 8 में से 4 गया 4, यानी ये भी समन्यूट्रॉनिक और भी समन्यूट्रॉनिक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर है, नाभिकीय क्रिया की उस समीकरण को लिखिए जिसका संबंध प्रोटॉन की खोज से है, या प्रोटॉन की खोज संबंधित समीकरण लिखिए। यानी आपको बताना है वो कौन सा इक्वेशन था जो सिद्ध कर दिया कि प्रोटॉन इसी तरह प्राप्त किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जब नाइट्रोजन पर अल्फा कण जो हीलियम का रूप है, जब नाइट्रोजन पर अल्फा कण से प्रहार किया जाता है तो वह नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बदल जाता है और एक प्रोटॉन की प्राप्ति होती है। यही एक पहला घटना था जो सिद्ध कर दिया कि तत्व को दूसरे तत्व में बदला जा सकता है, और यह प्रोटॉन के खोज के लिए भी अति आवश्यक सिद्ध हुआ। यानी इसी के सहायता से प्रोटॉन का खोज हो पाया। चलिए तो इस समीकरण को आप याद कर लेंगे। अगला है 5वां, लिथियम नाभिक का प्रतीक Li37 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन तथा कितने न्यूट्रॉन है? तो मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि लिथियम Li7 ऊपर है, नीचे क्या है 3। तो नीचे वाला जो होता है वो प्रोटॉन, यहाँ P का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इसको इसमें से घटाएंगे तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। n बराबर क्या? 7 - 3 इक्वल टू क्या आ गया? 4 न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, नीचे वाला प्रोटॉन और इसको घटा लेंगे तो न्यूट्रॉन, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या क्या है? 3, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? घटा लिया, 7 में से 3 गया 4 हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित नाभिकीय क्रिया को पूरा कीजिए। एक नाभिकीय अभिक्रिया दिया गया है, इसको आपको क्या करना है? पूरा कर लेना है। तो यहाँ देखिए नाभिकीय क्रिया Pa पोटेशियम 15-30 है, जो सिलिकॉन में बदल जाता है 14 और 30 हो जाता है। तो यहाँ क्या आ गई आपको बताना है। तो देख लीजिए
यानी इसमें हमने भर दिया है, बीटा किरण का उत्सर्जन होता है तो क्या होता है, सिलिकॉन में बदल जाता है, B10। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन 714 पर कण की बमबारी करने पर वो ऑक्सीजन बनाता है, कौन सा कण उत्सर्जित होता है, अभिक्रिया को लिखिए। यानी कहता है यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा और जोर देना चाहिए। नाइट्रोजन पर हम क्या करते हैं, अल्फा कण, यहाँ क्या होगा, अल्फा कण होगा, ठीक है। अल्फा कण की बमबारी करने पर ऑक्सीजन बनाता है, तो कौन सा कण उत्सर्जित होता है। तो अभी क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि नाइट्रोजन पर जब अल्फा कण की बमबारी करते हैं, अल्फा कण से प्रहार करते हैं, तो वह नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन में बदल जाता है और एक प्रोटॉन की प्राप्ति होती है। तो कहेंगे प्रोटॉन उत्सर्जित होता है, ठीक है। H11 जो है वो प्रोटॉन है। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित नाभिकीय क्रियाओं को पूरा कीजिए। इसको आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें, इसे लिख लेंगे। हम थोड़ा सा डील करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है ये कार्बन में बदल रहा है, ये तभी बदलेगा जब एक बीटा किरण का उत्सर्जन होगा, देख लीजिए। फिर थोरियम है ये Pa में बदल जाता है और यह Pa में तब बदलता है जब एक बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है। वैसे नाइट्रोजन पर एक मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है तो वो कार्बन में बदल जाता है। यह न्यूट्रॉन जो है मंद वेग वाला है, 0 1 है, तो कार्बन बदल जाता है और इसमें एक प्रोटॉन की प्राप्ति होती है, H11 की प्राप्ति होती है, जैसे तीसरे समीकरण में दिखाया गया है। तो आप इसे ध्यान से देख लें और इसको लिख लें। अगला है यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की दुगुनी हो जाए तो नाभिक का बंधन ऊर्जा कितना हो जाएगा। तो सिंपल से है, यहाँ क्या होता है, प्रकाश का चाल दुगुना हो जाए तो ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर mc², ठीक है। तो C का मान 2 गुना, तो C के स्थान पर हम 2 रखेंगे तो C का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इन 4 गुना हो जाएगा। देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति गुना C² दिया ना, तो यहाँ C का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और तब बंधन ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। तो आप लिखिएगा बंधन ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है जब 3 अल्फा कण जुड़कर कार्बन नाभिक C612 बनाते हैं तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। फिर कहता है हीलियम 2 He4 की परमाणु द्रव्यमान इतना है, इसका परमाणु द्रव्यमान हीलियम का दिया हुआ है। तो देखिए सिंपल सा है, इसमें बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देख लिए कार्बन नाभिक का हम जानते हैं द्रव्यमान क्या होता है, 12 यूनिट होता है। तो हमें क्या करना है, 3 अल्फा कण जुड़ते हैं तो अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है। अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है। जैसे तो हम 3 से गुना कर देंगे हीलियम के नाभिक में और इसको हम क्या करेंगे, इसमें से निर्गत घटा लेंगे। तो 3m का मतलब यह मास, इसका हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान माइनस कार्बन के नाभिक का द्रव्यमान। तो 3 गुना हीलियम का नाभिक का द्रव्यमान यहाँ दिया गया है, 3 गुना रख देंगे। अब माइनस 12 यूनिट इसका द्रव्यमान हो गया, ठीक है। तो 3 गुना इसमें गुना कर लेंगे और 12 यूनिट घटा लेंगे। और यहाँ जो C² दिया गया है हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिट। यहाँ 4 नहीं है, यह U है, पर यूनिट आ गया, ठीक है। अगला है 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने ऊर्जा मुक्त होगी। 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितना ऊर्जा मुक्त होगी। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया गया है जो मास क्या है 1 मिलीग्राम है, तो डेल्टा M = 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम को हम चेंज कर देंगे तो 1 × 10⁻⁶ kg और मुक्त ऊर्जा निकालेंगे तो क्या होगा, E बराबर होता है mc²। तो M का मान हम इतना रिपीट कर देंगे और C प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10⁻⁸ इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब यह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 के पावर 16 और 6 यहाँ क्या होगा, 6 माइनस दिया ना तो आगे इसमें घट जाएगा, 16 6 गया क्या हो गया 10। तो 9 × 10 के पावर 10 जूल आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1 मिलीग्राम को मैंने चेंज कर दिया। अगला है 10 नंबर 1.0 किग्रा हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा का मान किलोवाट घंटा में प्राप्त कीजिए। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.4 है। सिंपल सा है, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ M का मान दिया गया है 1 किग्रा दिया है। द्रव्यमान क्षति 1 किग्रा का 0.4%। यहाँ द्रव्यमान क्षति क्या दिया है, 0.4% दिया गया है, यह परसेंट छोड़ दी गई है, 0.4%, ठीक है। तो 1 किग्रा का 4% निकालेंगे तो क्या होगा, 0.004 किग्रा हो जाएगा। और उत्पन्न
ऊर्जा E बराबर mc² होता है m 80²। m का मान हम यहाँ से रख लेंगे 80 प्रकाश का वेग है, इसको गुना कर लिए तो आपका कितना आ गया, इतना जूल आ गया। जूल को हम क्या करेंगे किलोवाट घंटा में बदलने के लिए 3600 गुना 1000 से भाग देंगे तो 10⁸ किलोवाट घंटा हो जाएगा। आगे समझ में, यहाँ ये प्रतिशत है, ठीक है, ये प्रतिशत दिया गया है। द्रव्यमान क्षति का मान है 0.4%। तो यहाँ m का मान दिया 1 kg, द्रव्यमान क्षति दिया गया है 1 kg का 4%, 0.4% निकालिए तो इतना आ गया। और केवल E बराबर mc² फॉर्मूला लागू कीजिए mc², ठीक है। m का मान हम रख लेंगे और c प्रकाश का वेग रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आगे दिए गए हीलियम He24 नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.0756 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति की गणना कीजिए। आपको द्रव्यमान क्षति बताना है कितना होगा। तो यहाँ देखिए नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा क्या होता है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा गुना द्रव्यमान की संख्या, द्रव्यमान की संख्या। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दिया गया है, इसको रख लिए। और द्रव्यमान, हीलियम का द्रव्यमान क्या होता है 4 गुना 4 करिए तो क्या हो गया, यही आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना आपका आ गया। आपको बताना द्रव्यमान क्षति, तो 931 से भाग दे दिए तो आपका AME में द्रव्यमान क्षति आ गया, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में। ओके, अगला क्वेश्चन है यदि प्रकाश की चाल 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ 10⁸ दिया गया है, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही बताना है आपको। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं कि प्रकाश का चाल क्या होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोनों स्थिति में हम क्या करेंगे, बंधन ऊर्जा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ प्रकाश का चाल का होता है 10⁸ हो जाता है, ठीक है। तो प्रथम स्थिति में हम बंधन ऊर्जा B का मान निकालेंगे, BE फर्स्ट कंडीशन में BE1 कर देंगे। तो m गुना c का स्क्वायर होता है, तो m का मान तो नहीं रखना है, c का मान प्रकाश का चाल होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो m इंटू 9 गुना 10⁸ कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। लेकिन जब प्रकाश का चाल का होता है केवल 10⁸ हो जाए तो दूसरी स्थिति में निकाल लीजिए। पुनः दूसरी स्थिति में बंधन ऊर्जा BE बराबर, ठीक है, BE बराबर निकालिएगा दूसरी कंडीशन में। तो m गुना c² होता है mc², तो m c का मान क्या रखेंगे 10⁸ रखेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया m इंटू 10⁸ के पावर 16 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों का अनुपात निकालेंगे पहले और इसका अनुपात निकालने से पता चलेगा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनुपात लिखेंगे, अनुपात बराबर ये कितना आ गया m गुना 10⁸ आ गया। इसके पहले आया था m गुना 9 गुना 10⁸ 16। तो यहाँ देखिए इसे कट जाएगा और m से m कटेगा, कितना आ गया 1/9। यानी प्रकाश का जो बंधन ऊर्जा है वो क्या होगा 1/9 भाग रह जाएगा, 1/9 भाग रह जाएगा यदि प्रकाश का चाल 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हीलियम की द्रव्यमान क्षति, हीलियम नाभिक का द्रव्यमान क्षति 0.0303 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ याद कर लीजिए हीलियम नाभिक का बंधन ऊर्जा B बराबर, यहाँ B का मान निकाला गया, B बराबर हो गया m गुना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फॉर्मूला होता है B बराबर m गुना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे गुना कर दिए कितना आ गया, m का मान यहाँ दिया गया इसको रख लिए और 931 से गुना करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आ जाएगा। हम जानते हैं कि हीलियम के एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान 4 होता है, तो प्रति न्यूक्लियन हीलियम के न्यूक्लियन का द्रव्यमान 4, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगा, यानी 28.20/4 से भाग देंगे आपका आंसर आ जाएगा 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगला है क्यूरी की परिभाषा दीजिए। क्यूरी का परिभाषा आपको देना है, क्यूरी क्या है या क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है, क्यूरी का मान कितना होता है ये बताना है। तो क्यूरी का परिभाषा हो गया यह रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। याद करें यह रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ में 307 गुना 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी कहलाती है। 1 क्यूरी बराबर 307 गुना 10⁻10, ठीक है। अगला है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु से आप क्या समझते हैं, अर्ध आयु से क्या समझते हैं। तो याद कर लीजिए
ये 2012 और 15 में पूछा है। अर्ध वह समय अंतराल है जिसके अंतर्गत किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा अर्थात उसके परमाणुओं की संख्या रेडियोएक्टिव क्षय के फलस्वरूप घटकर अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, उसे रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्धायु कहा जाता है। इसे टी से सूचित किया जाता है, चाहे कहीं कहीं टी हाफ से भी सूचित किया जाता है। टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटा लेमडा, याद कर लीजिएगा, टी हाफ का मान होता है। ठीक है, अगला, किस रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय नियतांक की परिभाषा लिखिए। क्षय नियतांक का परिभाषा लिखना है, ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। कहता है किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने का दर, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणु के क्षय होने का दर उस क्षण पदार्थ में विद्यमान परमाणु की संख्या के अनुपात को उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक कहा जाता है और इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। ठीक है, लेमडा का मान 1/t हाफ के बराबर यानी अर्धायु का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है रेडियोएक्टिव क्षय का नियम क्या है। रेडियोएक्टिव क्षय का नियम क्या है, आपको बताना रेडियोएक्टिव क्षय का नियम क्या है। तो देख लीजिए, किस रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं से अल्फा अथवा बीटा कण तथा गामा किरण निकलती रहती है, इससे परमाणु का भार क्रमांक बदल जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक रेडियोएक्टिव परमाणु का क्षय हो जाता है तथा किसी नए तत्व के परमाणु का जन्म हो जाता है। इस घटना को ही रेडियोएक्टिव क्षय कहा जाता है, यानी एक पुराने तत्व नए तत्व में बदलता है जब उससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है। ठीक है, अगला है, एक रेडियोएक्टिव परमाणु ZXA पहले बीटा का अनुसरण करता है, तत्पश्चात गामा फोटोन अनुसरण करता है। प्राप्त नए परमाणु का परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान लिखिए। तो यहाँ देखिए 2017 पूछा क्वेश्चन है, यह रेडियोएक्टिव पदार्थ है ZX। जब बीटा कण एक निकलता है तो याद करें बीटा कण जो होता है परमाणु संख्या -1 होता है, द्रव्यमान 0। तो जैसे बीटा निकलता है तो एक परमाणु संख्या बढ़ जाता है, जैसे Z+1 हो गया, बढ़ गया। और गामा कण निकलेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, गामा कण निकलने से कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि इसका परमाणु संख्या 0 होता है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान भी 0 है और तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो गामा जैसे निकला जो कहते हैं रह गया, यही जो है यहीं पे आकर के रह गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण ध्यान से देख लेंगे। अगला है, PO एक अल्फा का अनुसरण करके सीसा में बदल जाता है, इस रेडियोएक्टिव क्षय का समीकरण लिखिए। तो ये सिंपल है, क्या निकलता है, अल्फा कण। अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है, 2, परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान होता है 4। जब अल्फा निकलेगा तो परमाणु संख्या 2 कम हो जाएगा, द्रव्यमान 4 कम होगा। तो PO हो गया, इस वजह से अल्फा कण निकला तो परमाणु संख्या का 2 कम हो गया, द्रव्यमान हो गया 4 कम। तो He यहाँ उत्तर से 2 और 4 कम ही हो जाता है। तो ये आपका समीकरण हो गया, समीकरण को आप याद कर लेंगे। ठीक है, अगला है, एक रेडियोएक्टिव तत्व की अर्धायु 3 घंटा में 9 घंटे 3 घंटे है। एक रेडियोएक्टिव तत्व की आयु अर्धायु 3 घंटा है, 9 घंटा पश्चात इसकी सक्रियता की गणना कीजिए। फिर से क्वेश्चन, एक रेडियोएक्टिव तत्व की अर्धायु 3 घंटा है, 9 घंटा पश्चात इसकी सक्रियता की गणना कीजिए। तो यहाँ देखिए 3 घंटा और 9 घंटा दिए, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। इस अनुपात को अर्ध आयु कालों की संख्या कहा जाता है, n से इसे सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो R बराबर होता है फॉर्मूला R0 हाफ टू द पावर n, जहाँ n क्या है, अर्ध आयु कालों की संख्या है, हमने 3 रख दिया तो R0 बटा क्या हो गया, 8 आ गया। इसका मतलब प्रारंभिक सक्रियता का क्या, 1/8 भाग रह जाएगा। यहाँ R0 प्रारंभिक सक्रियता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक 0.001 प्रति वर्ष है, इसका औसत आयु ज्ञात करें। काफ़ी सिंपल है, 11 और 15 में पूछा हुआ है। तो औसत आयु T = या ये भी कहा जाता है, ऐसे ही सूचित करता है, A होता है 1/λ, याद कर लें। तो 1/λ, लैम्डा का मान क्या रखें, 0.001 प्रति वर्ष। इसको कैलकुलेट किए तो क्या हो गया, 1000 वर्ष। यही दशमलव जो ऊपर हट जाएगा, यहाँ जैसे दिया गया है 1/0.001, दशमलव हटा लेंगे तो ऊपर क्या होगा, 1000/1 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 1000 प्रति वर्ष आ जाएगा इसका अर्धायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 6 से 93 वर्ष है, इसका क्षय नियतांक। तो सेम वही फॉर्मूला है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। लैम्डा बराबर log2/t होता है, या 0.6931/t। टी का मान दिया है 993 वर्ष, इसको इसमें भाग दिए तो 0.001 वर्ष आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर, रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है, कितने समय पश्चात रेडियम के किसी खंड का 25% अवघटित रह जाएगा, अविघटित रह जाएगा। तो ये देखिए अर्धायु 1600 वर्ष दिया है, फॉर्मूला होता है m बराबर m0 1/2 के पावर n। यहाँ m आके इसमें डिवाइड हो जाएगा तो m बटा क्या हो गया, m0 1/2 के पावर n।
यहाँ एम का मान जो है 25% रह जाता है, जो एमओ प्रारंभिक सक्रियता है इसका 25%, तो एमओ गुना 25/100 बटा क्या हो गया एमओ से एमओ कट जाएगा। अब 25 चुका 100 कटेगा तो 1 बटा क्या हो गया 4, 1/4 1/2 के पावर n, तो ये हो गया 1/4 के बदले क्या लिखेंगे 1/2 के पावर 2 लिख देंगे बराबर 1/2 के पावर n, तो 1/2 कैंसिल होगा तो n का मान क्या आ गया, n बराबर आ गया 2 और अधायु कालों की संख्या 2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है कितने समय, तो टोटल टाइम t बराबर होता है t बराबर n गुना कैपिटल T, ठीक है। n का है अर्धायु कालों की संख्या है तो n का मान 2 रख दिए और कैपिटल T अर्धायु 1600 में 2 से गुना करेंगे 3200 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अर्धायु के उपरांत किसी रेडियोएक्टिव तत्व की मात्रा का कितना % अविघटित रहेगा। कहता है 5 अर्धायु के उपरांत किसी रेडियोएक्टिव तत्व की मात्रा का कितना % अविघटित रहेगा। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि रेडियोएक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा n0 है तथा n अर्धायु के पश्चात बचे पदार्थ की मात्रा, यहाँ हम n अर्धायु के बाद बचे पदार्थ की मात्रा, यहाँ n अर्धायु कालों की संख्या है तो n बराबर होता है n0 1/2 के पावर n हो गया। और 5 अर्धायु काल दिया है, अर्धायु काल कितना दिया है यहाँ 5, तो यहाँ क्या रख दिया 5, तो n0 बटा क्या हो गया 32 आ गया, ठीक है। और पदार्थ प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तो क्या होता है प्रारंभिक गुना 100 बटा बचा हुआ मात्रा, तो n0 बटा 32, इसी को कैलकुलेट कर लिया तो 3.12% आपका आ जाता है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 8 वर्ष से कितने समय बाद पदार्थ विघटित होकर प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। लास्ट में का तो 1/4 रह जाएगा, 16 में पूछा हुआ है, तो टी बराबर कितना दिया 8 वर्ष दिया है, मान लेते प्रारंभिक मात्रा n0 है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये तो कहता है कि 1/4 रह जाएगा, तो प्रारंभिक मात्रा का क्या हो गया 1/4 n0 बटा 4 दे दिया। और सूत्र होता है n बराबर n0 1/2 के पावर n, तो n का मान लिखा गया n0 बटा, या n0 है n0 बटा 4, n0 से n0 काट दीजिए, यहाँ n0 से कट गया तो 1/2 के पावर 2 हो जाएगा, 4 है तो यहाँ 4 है ना 1/4 है, यहाँ 1/2 के पावर n है, तो 1/2 से 1/2 खत्म हो गया तो n बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब समय t बराबर n गुना t, तो n का मान 2 आ गया और t का मान क्या दिया 8 वर्ष दिया है, 8 वर्ष तो रख देंगे, गुना करेंगे 1600 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अगला, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 16 घंटा है, 16 घंटा है, कितने समय बाद प्रारंभिक द्रव्यमान का 25% भाग अविघटित रह जाएगा। अभी क्वेश्चन पहले बताए थे, तो फॉर्मूला यहाँ क्या कहता है m बराबर m0 के और 1/2 के पावर m, जहाँ n क्या अर्धायु कालों की संख्या है, तो यह m0 से भाग लगेगा तो m बटा m0 1/2 के पावर n, यहाँ 25% रह जाएगा तो m0 गुना 25/100 बटा m से m कट जाएगा, तो 1/4 अर्धायु कालों की संख्या क्या हो गया, कैलकुलेट किया n आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ समय क्या होता है n गुना t, टाइमिंग होता है n/2, तो 2 इंटू क्या हो गया आपका कितना % है 16 घंटा, 16 घंटा दिया, 16 गुना 32 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यदि 32 घंटा देख लीजिए ध्यान से। अगला, बीटा किरणों के 2 मुख्य गुण लिखिए। बीटा किरण के 2 मुख्य गुण, तो इसका मुख्य गुण यही है कि बीटा किरण डिनावेसिस होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, इसका परमाणु संख्या -1 द्रव्यमान 0 होता है। बहुत सारा आप लिख सकते हैं, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। बीटा का परमाणु संख्या क्या होता है -1 होता है, द्रव्यमान 0 होता है, ठीक है। जब किसी परमाणु से चाहे किसी कण से बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये सब इसका गुण है, बाकी आप इसमें से पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला, किसी नाभिक से एक बीटा कण निकलने पर उसके परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है, तो ये बताया कि बीटा किरण होता है द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या 0, द्रव्यमान होता है, परमाणु संख्या -1, द्रव्यमान होता है 0, ठीक है। परमाणु संख्या -1, द्रव्यमान हो गया 0, यानी बीटा -1 0 हो गया। तो जैसे बीटा निकलेगा तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा और द्रव्यमान जो घटते रहेगा, तो वही लिखा है परमाणु क्रमांक की 1 वृद्धि हो जाती है तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको याद कर लेंगे, 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय श्रृंखला क्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से क्या अभिप्राय है। क्रांतिक द्रव्यमान क्या है यही आपको बताना है, तो देख लीजिए, ये 9 में और 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया चालू रखने के लिए विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान सदैव एक निश्चित द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। इस निश्चित द्रव्यमान को ही क्रांतिक द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की तुल्य ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए। इसका मान मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको बताना है। या आइंस्टीन के समीकरण से AMU की तुलना तुल्य ऊर्जा MEV में कितनी होगी ये बताइए। तो इसको याद कर लीजिए, एक MEV बराबर होता है एटॉमिक मास यूनिट पावर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, से रट जाने वाली बात है, ठीक है, इसे याद कर लेंगे। अगला है,
नाभिकीय रिएक्टर में मंदक की आवश्यकता क्यों होती है, या नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या उपयोग है, ये क्वेश्चन। या न्यूट्रॉन की गति मंद करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है क्यों। नो, तो यहाँ केवल 2 ही क्वेश्चन अथवा दिया है, उत्तर यह हो गया। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक की आवश्यकता क्यों होती है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या उपयोग है, तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है। अगर न्यूट्रॉन की गति को मंद नहीं किया जाए तो क्या हो गया, ब्लास्ट कर जाएगा और काफ़ी क्षति पहुंचाएगा, इसलिए गति को मंद किया जाता है मंदक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारी जल का प्रयोग मुख्यतः कहाँ और किस लिए किया जाता है। देखिए भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है, ठीक है, और जल का सूत्र होता है H2O। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रहे नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है। 2 चीज़ जान लें, जब नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग करते हैं तो उसका नाम हो जाता है स्विमिंग पूल, और जब भारी जल के स्थान पर ग्रेफाइट का उपयोग होता है तो उसे कहा जाता है परमाणु पाइल, रिएक्टर का नाम चेंज होता है। इसे याद कर लेंगे, परीक्षा में 12 पूछता है कि स्विमिंग पूल और परमाणु पाइल क्या है, तो कहेंगे जब नाभिकीय रिएक्टर में D2O का प्रयोग होता है तो हो गया स्विमिंग पूल, और ग्रेफाइट का प्रयोग होता है तो हो गया परमाणु पाइल। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम क्षारों का क्या उपयोग है, तो ये भी देख लीजिए। विखंडन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है, स्लो करता है, यानी विखंडन की क्रिया को मंद करता है। अगर कहता है नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त किए जाने वाले किन्हीं 2 मंदकों का नाम लिखें, तो भारी जल और ग्रेफाइट बताएं। तो भारी जल अर्थात स्विमिंग पूल, ग्रेफाइट अर्थात परमाणु पाइल। ठीक, अगला, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का एक उपयुक्त मंदक क्यों है, यानी भारी जल को उपयुक्त क्यों माना जाता है ग्रेफाइट की अपेक्षा। तो याद कर लें, इसको रट जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। क्योंकि यह हाइड्रोजनीय पदार्थ है इसलिए इसमें न्यूट्रॉनों के टकराने पर इसके वेग में अधिक कमी होती है। कहता है यह नाइट्रोजनीय पदार्थ है इसलिए इसमें न्यूट्रॉनों के टकराने पर इसके वेग में अधिक कमी होती है, इसी कारण से इसका उपयोग भारी जल की अपेक्षा इसका उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में, और इसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, अगला, युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटोन किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं तथा इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। याद करें, Hv बराबर बीटा प्लस बीटा। यहाँ पहला बीटा पॉजिटिव है, दूसरा बीटा क्या नेगेटिव परमाणु संख्या वाला, ये पॉजिटिव परमाणु संख्या है, जिसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है और इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यह पॉजिट्रॉन है, प्लस है, माइनस इलेक्ट्रॉन है। अगला है, यदि एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किग्रा द्रव्यमान की नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में कितने ऊर्जा मुक्त होगी, इसे याद कर लेना है। याद कीजिए, द्रव्यमान दिया है 1 किग्रा का 0.3%, हम निकाल लिए 3/100 कर देंगे 0.3%, तो 0.03, यानी आप क्या करें 1 गुना 0.3/100 करेंगे ना, तो भाग देने पर इतना आएगा। ठीक है, और मुक्त ऊर्जा क्या हो गया, mc² होता है, तो m का मान यहाँ रख दिए, m का मान जो दिया है इतना है 0. इतना रखिए, 80 का मान 3×10⁸ होता है ना, mc² होता है फॉर्मूला mc², तो m का मान रखिए, 80 का मान यहाँ रख दिए, और दोनों को गुना करेंगे, दोनों गुना किए तो इतना आ गया आपका 207×10⁴ जूल, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से 150 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होता है। एक रिएक्टर 408 मेगावाट शक्ति दे रहा है। रिएक्टर में प्रति सेकेंड विखंडित हो रहे नाभिकों की संख्या की गणना कीजिए। ये तो सिंपल है, नाभिकों की संख्या पर क्या होता है, यह जो एक विखंडन दिया है उस विखंडन को रिएक्टर का विखंडन हम रख देंगे, आप प्रथम रिएक्टर का विखंडन रख देंगे। ठीक है, और दोनों को भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। अगला दिया है, एक नाभिक ZXA एक अल्फा कण तथा बीटा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नई नाभिक क्या होगा, नए नाभिक माने क्या बनेगा ये बताना है। तो देखिए, एक अल्फा कण जब निकलता है किसी परमाणु से तो परमाणु संख्या 2 घट जाएगा और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी। तो देखिए Z-2 हो गया, A-4 हो गया, और जब बीटा निकलेगा तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा और द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए A-4 के 4 है, और Z-2 है, इसमें 1 बढ़ेगा तो Z- क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका नया परमाणु हो जाएगा। अगला, नाभिकीय संलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से 0.993 ग्राम हीलियम प्राप्त होता है। यदि जनित्र की क्षमता 5% हो तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यह सेम वही फॉर्मूला mc² वाला करें, पहले m का मान निकालिए, द्रव्यमान का मान निकाल लीजिए, इतना ग्राम को kg में बदल दिया, और तब ऊर्जा बराबर mc² हो गया,
MCS करें ना है। तो M का मान हम रख दिया, C का मान प्रकाश का वेग रख दिए, और इसका 5% हम निकाल लेंगे तो इतना जूल आ गया। ठीक है, इसका 315 गुना 10 के पावर 8, ये आपका जूल हो गया। यही आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको निकालना है किलोवाट घंटा में। तो हम 3.6 गुना 10 के पावर 5 या 36 गुना 10 के पावर 5 से भाग देंगे तो किलोवाट घंटा में निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि नाभिक के इतना किसी त्रिज्या 306 फॉर्मी हो, यदि नाभिक की त्रिज्या 306 फॉर्मी हो तब नाभिक T का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या होता है, R बराबर होता है R0 1 के पावर 1/3, R0 बराबर, तो R0 का जो मान निकाल लिया, यहाँ दिया गया है R0 का मान, तो आप याद कर लेंगे, इतना हो गया। अब नाभिक का द्रव्यमान की संख्या ई, हम मान लिया द्रव्यमान की संख्या R1 तथा R2 क्रमशः L और T की नाभिकीय त्रिज्या हो। ये फॉर्मूला है, याद कर लेंगे इसके। R1 बराबर होता है R0 द्रव्यमान के पावर 1/3, तो ये पहला 27 है, यहाँ देखिए पहला 27, दूसरा क्या है 125 है, 27 तो 3R0 या 5R0 हो जाएगा। अब हम भाग दिया, R/R1 कर दिया, R1/R2 कर दिया, इसको R2 माना है। ठीक है, R2 माना गया, तो 3 क्या हो गया 5 आ गया, क्रॉस गुना कर दिया तो R2 का मान आ गया। अब यहाँ R2 का मान रख दिए, R2 का मान निकल गया, यही मान निकाला, R1 का मान हम यहाँ रख दिए 5 गुना 306/3 आ गया। इसको हल किया तो आपका आंसर इतना आ गया। अगला है, किसी नाभिक की त्रिज्या तथा नाभिक के परमाणु द्रव्यमान में क्या संबंध है। ये तो सिंपल है, त्रिज्या से द्रव्यमान में RQ, याद कर लीजिए इसको, RQ समानुपाती होता है, RQ समानुपाती A। ठीक है, यही RQ जो है Q उधर जाता है तो हो गया समानुपाती A के पावर 1/3 हो जाएगा। वही लिखा गया R समानुपाती A के पावर 1/3 या R बराबर R0 A के पावर 1/3, जहाँ R0 फॉर्मी नियतांक, R नाभिक की त्रिज्या और ये परमाणु द्रव्यमान की त्रिज्या है। चलिए, तो आज इतना ही हम लोग रहते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।